Okay, now we will study one by one topic, that how Mahatma Gandhi, what he did इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, उन्होंने कैसे कैसे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या पार्ट किया, दैट वी विल स्टडी वन बाय वन एज अ टॉपिक. फर्स्ट वॉज चंपारण कैंपेन. चंपारण कैंपेन वॉज हिज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. चंपारण कैंपेन जो था वो उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, जहां से उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था. Now, what was Champaran campaign that we will discuss in this topic? See, it is about the farmers of Champaran, Champaran बिहार. बिहार के चंपारण जिले में जो फार्मर्स थे, उनके साथ ब्रिटिशर्स एक तीन खतिया सिस्टम फॉलो करते थे. तीन खतिया सिस्टम, दैट मीन्स 3 पार्टीशन. तो वो क्या करते थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए. इंडिगो इट्स अ कलर, जिसे ये कलर होता है, डाई होती है, विच इज यूज टू डाई कॉटन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग. उन्हें कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज किया जाता था इंडिगो. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ब्रिटेन में जो थी वो कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा थी, तो वो इंडिया के से रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ पे फिनिश क्लोथ्स बनाते थे और वापस उन्हें इंडिया में रीसेल करते थे. तो कॉटन को कलर करने के लिए डाई की ज़रूरत होती थी, दैट इज मेड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स. वो इंडिगो प्लांट से बनाए जाते थे. तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये बिहार के चंपारण जिले में जो फार्मर्स थे उन्हें, उनके साथ उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, तीन खतिया सिस्टम. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम वहां के फार्मर्स को अपने पूरे फील्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता था. उस 3 पार्ट्स के 1 पार्ट में उन्हें इंडिगो ग्रो करना पड़ता था फॉर ब्रिटिशर्स, और बाकी के 2 पार्ट्स में वो अपनी मर्जी की कोई भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे. तो क्या होता था, उनका जो फील्ड था वो एक्चुअली कम हो गया, क्योंकि पहले वो पूरे खेत में अपनी मर्जी से क्रॉप्स को ग्रो करते थे. अब उनको खेत के पूरे 3 हिस्से करके एक हिस्सा 1/3 पार्ट में इंडिगो ग्रो करना पड़ता था और 2/3 पार्ट में वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे. तो उनका जो यील्ड था, उनकी जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी, बट उनको टैक्स तो उतना ही देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. उनके लिए डबल लॉस था. वो इंडिगो भी ग्रो करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, वो उनका प्रोडक्शन भी कम हो गया और उनको टैक्स भी देना पड़ता था. तो इस वजह से वहां के जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे. तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को समझ के, पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब सिविल मतलब लोगों के साथ सिटी में पहला. डिसओबीडियंस मतलब किसी बात को ना मानना. तो उन्होंने अपना पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया. नाउ लेट्स रीड. Mahatma Gandhi entered active politics with the Champaran campaign to redress the grievance of the indigo cultivators of Bihar. उन्होंने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में जो अपना एक्टिव पार्ट लिया था वो चंपारण कैंपेन से शुरू किया था, जो कि उन्होंने बिहार के जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके दुख को दूर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू किया था. चंपारण कैंपेन वॉज हिज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि चंपारण कैंपेन जो है वो महात्मा गांधी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था. इंडिगो प्लांटर्स वर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द तीन खतिया सिस्टम. जो बिहार के जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, इंडिगो फार्मर्स थे, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ तीन खतिया सिस्टम. अब ये तीन खतिया सिस्टम क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, planters were forced by the British to plant indigo on 1/3 part of their land. उन्हें अपनी लैंड, अपने फील्ड के 1/3 पार्ट में, 1/3 हिस्से में इंडिगो ग्रो करना पड़ता था.
and they can grow any other crop in the rest 2/3 पार्ट, और बाकी के 2/3 हिस्से में वो अपनी मर्जी की कोई भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे. According to this system was not favorable to the farmers as they were left with less land to grow food grains. अब उनके लिए ये फेवरेबल नहीं था क्योंकि अब उनका पूरा फील्ड का एक हिस्सा कम हो जा रहा था. पहले वो इतने पूरे बड़े फील्ड में अपना क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे तो उनकी जो इनकम थी वो ज्यादा थी. बट अब क्या है, उनको अपनी फील्ड के एक हिस्से में इंडिगो ग्रो करना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स के लिए, और बाकी के 2 हिस्से में वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे. तो उनका जो इनकम थी वो कम हो गई थी, तो ये उनके लिए फेवरेबल नहीं था. एक तो वो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिगो भी ग्रो करते थे, दूसरा उन्हें ब्रिटिशर्स को टैक्सेस भी देने होते थे. तो ये उनके लिए एक तरीके से डबल प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस हो गया था. ओके. Mahatma Gandhi protested by practicing सत्याग्रह and keeping fast. तो महात्मा गांधी ने कैसे प्रोटेस्ट किया? बाय सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करके. उन्होंने ब्रिटिशर्स को कंटिन्यूअसली ये समझाया कि व्हाट दे वर डूइंग इज नॉट गुड, क्योंकि इस चीज से जो वहां के फार्मर्स हैं उनको डबल लॉस हो रहा है. एंड कीपिंग फास्ट, फास्ट दैट मीन्स हंगर स्ट्राइक, जिसे आप भूख हड़ताल भी कह सकते हैं. दिस मेड अ फोर्सफुल इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैड टू एग्री टू द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स. अब उनके हंगर स्ट्राइक की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, उनको महात्मा गांधी की डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ा और बिहार से इस 3 खतिया सिस्टम को रिमूव करना पड़ा. जब ये 3 खतिया सिस्टम रिमूव हो गया तो फार्मर्स को वापस अपनी सारी जमीन मिल गई. अब वो पहले की तरह अपने पूरे फील्ड में अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे. ओके. महात्मा गांधी thus won his first battle. This was how कि महात्मा गांधी ने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और उनका जो पहला मूवमेंट था, उनकी जो पहली बैटल थी, वो उन्होंने विन की. सो दिस वाज चंपारण कैंपेन which was his first civil disobedience movement. Now next is the Rowlatt Act. See, it was a act which is started by the British government in 1919. 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक नया एक्ट पास किया विच इज नॉन एज रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट में क्या होता था? द रॉलेट एक्ट गिव्स द पावर टू ब्रिटिशर्स. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उन्हें पावर देता था कि वो किसी भी इंडियन को किसी भी इंडियन को वो अरेस्ट कर सकता था ऑन द बेसिस ऑफ एनी सस्पेक्ट. मतलब उनके किसी भी संदेह के बेसिस पर अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट है, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था. ये पावर ब्रिटिश ऑफिसर्स को दी गई थी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. The Rowlatt Act of 1919 gave unbridled powers to the government to arrest and imprison suspects without holding a fair trial. तो इसमें क्या होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पावर मिली थी. इस पावर वहां के ऑफिसर्स क्या कर सकते थे? किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते थे, उसे जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी फेयर ट्रायल. उसके खिलाफ मतलब उससे बिना पूछताछ किए, बिना कुछ जाने समझे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे. सो दैट वाज रॉलेट एक्ट. Demonstrations and meetings were held all over the nation to protest against this act. बहुत ज़्यादा demonstrations हुए थे, मतलब कि इसके अगेंस्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक्ट नहीं होना चाहिए. ऐसे बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे, लोगों ने धरने दिए थे एंड बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी पूरे वर्ल्ड में
सॉरी पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में कि दिस एक्ट शुड नॉट बी देयर, कि ये एक्ट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज कि इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, अगर 5 इंडियंस आपस में खड़े होकर बात भी कर रहे थे तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ डाउट कि भाई ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा भी वो लोग मान के उनको अरेस्ट कर सकते थे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडियन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, और इसी वजह से जो इंडियंस थे वो इसके टोटली अगेंस्ट थे। Many political leaders were arrested on the 10th April 1919 under the Rowlatt Act. बहुत सारे इंडियन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्हें इस एक्ट के अकॉर्डिंग अरेस्ट कर लिया कि हमें आप पर डाउट है, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ इस बेसिस पर उनको अरेस्ट कर लेते थे, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी केस के वो उनको अरेस्ट कर लेते थे। दैट वाज रॉलेट एक्ट। नाउ, और रॉलेट एक्ट के अंडर जब ये लीडर्स को अरेस्ट किया गया तो उसी वजह से जलियांवाला बाग मास केयर हुआ था, उसी के बाद हुआ था जलियांवाला बाग मास केयर। ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट द जलियांवाला बाग मास केयर। आप सबने जलियांवाला बाग मास केयर के बारे में सुना है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 को बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम की एक जगह थी, जलियांवाला बाग ये उस जगह का नाम था, वहां पर एक पब्लिक मीटिंग हुई जस्ट टू प्रोटेस्ट और शो दैट वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। सिर्फ इस चीज के लिए वो मीटिंग थी, अदरवाइज नथिंग। सिर्फ वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे ये बताने के लिए कि हम इस रॉलेट एक्ट और उसके एक्शन की वजह से हैप्पी नहीं है। सिर्फ ये चीज को बताने के लिए वहां पर जो पब्लिक है वो गैदर हुई थी। सो व्हाट हैपन एट दैट टाइम, जो उस समय वहां के गवर्नर जनरल थे, जनरल डायर, तो उन्होंने क्या किया, वहां का जो जलियांवाला बाग का जो एंट्रेंस गेट था, ये वहां पर एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट था, तो उन्होंने उस एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, और सारी पब्लिक को अंदर ही रोक दिया, और वहां पर आर्म्ड फोर्स के जरिए वहां पर शूटिंग की, गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से उस जलियांवाला बाग के अंदर जितने भी लोग थे वो सब मारे गए, क्योंकि बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया था। तो वहां पर जितने भी लोग थे, एल्डर पर्सन्स थे, ओल्डर पर्सन्स थे, किड्स थे, वुमेन, मैन, यंग वंस, जो भी थे वो सब वहां पर मारे गए। दैट was known as जलियांवाला बाग मास्केयर। इसे हम जलियांवाला बाग मास्केयर कहते हैं। हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे एट दैट टाइम। ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट इज गिवन ओवर हियर। अ पब्लिक मीटिंग was held on the 13th April 1919 in the park called the Jallianwala Bagh in अमृतसर। एक पब्लिक मीटिंग हुई थी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में, अमृतसर के, where thousands of people including women and children had assembled, जहां पर हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब वहां पर जमा हुए। This meeting was held to protest against the arrest of leaders under the Rowlatt Act. रॉलेट एक्ट के अंडर जिन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनके खिलाफ वो लोग वहां पे गैदर हुए थे। ये सिर्फ एक मीटिंग थी जस्ट टू शो दैट वी आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। बिफोर द मीटिंग कुड एंड, द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड द पार्क and opened fire at the unarmed crowd on the order of British officer General Dyer.
तो क्या हुआ कि मीटिंग के एंड होने से पहले, खत्म होने से पहले ही ब्रिटिश आर्मी ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों पर गोलियां चलाई और अनआर्म्ड क्राउड, मतलब अनआर्म्ड, जिनके पास हथियार नहीं है उनको अनआर्म्ड कहते हैं, और क्राउड मतलब भीड़। वहां पर जो भीड़ थी, वहां पर जो लोग थे बिना हथियारों के, उन सब लोगों पर गोलियां चलाई गई। किसके ऑर्डर पर? ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर के ऑर्डर पर। No one could escape because there was only one exit from the park, which had been blocked by the British Army. वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही एग्जिट था, जो कि ब्लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था ब्रिटिश आर्मी के जरिए। As a result, more than 1,000 men, women and children were killed and many more were wounded. इसकी वजह से क्या हुआ? 1000 से भी ज्यादा मैन, वुमेन और किड्स वो सब मारे गए और बहुत सारे लोग वाउंडेड मीन्स जख्मी हो गए। This incident added fuel to the fire of freedom struggle. अब इस इंसिडेंस की वजह से जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी वो और ज्यादा एक्टिव हो गई। आप एक तरीके से कह सकते, जैसे हिंदी में कहावत होती है ना, आग में घी डालना। तो इस इंसिडेंट ने फ्रीडम स्ट्रगल की जो हमारी फाइट थी उसमें घी डालने का काम किया था। इट एडेड अ फ्यूल। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि जनरल डायर ने इतने सारे बेकसूर लोगों को मार दिया, बिकॉज कि वो लोग तो वहां पर सिर्फ मीटिंग के लिए गैदर हुए थे, ना तो वहां पर वो किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना वो किसी के उनके पास कोई हथियार थे, कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ वहां पर गैदर हुए थे जस्ट टू डिस्कस। और उन लोगों को ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने मरवा दिया था। तो इसकी वजह से जो इंडियंस थे, जो पब्लिक थी, उनके मन में बहुत ज्यादा रोष था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। दे वर वेरी एंग्री कि दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ब्रिटिशर्स ने ये बहुत गलत किया। तो ये जो घटना थी जलियांवाला बाग मासकेयर, इस वजह से हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इस इंसिडेंट की वजह से जो पब्लिक थी वो और ज्यादा गुस्सा हो गई थी और ब्रिटिशर्स को वो इंडिया से बाहर निकालने को और ज्यादा तैयार हो गए थे। Indians became more determined to fight for their freedom. जो इंडियंस थे वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो गए थे कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए, हम ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री पर रूल नहीं करने देंगे। तो लोग थे वो यूनाइट होना स्टार्ट हो गए थे। अब वो धीरे धीरे एक साथ आने लगे थे, दैट वी ऑल स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हमें एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा, तभी हम फ्रीडम को अटेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज the Jallianwala Bagh massacre. See, you have given one info pebble on the left hand side of your textbook. See, Udham Singh, an Indian patriot from Punjab. Udham Singh जो एक इंडियन पैट्रियट थे पंजाब से, मतलब पंजाब के थे और राष्ट्र देशभक्त थे। He shot General O'Dwyer in London to avenge the Jallianwala Bagh massacre. क्योंकि जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। तो उधम सिंह जी जो कि पंजाब के एक देशभक्त थे, उन्होंने क्या किया, लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी, बदला लेने के लिए जो भी उन्होंने जलियांवाला बाग में किया। बट उससे बदला तो पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि जनरल डायर तो अकेला मरा, लेकिन उसने कितने सारे इंडियंस को मार डाला। लोगों में गुस्सा था, दुख था, तकलीफ थी। ठीक है, उधम सिंह जी ने ऐसा किया, उससे वो थोड़ा तो कुछ कम हुआ, बट फिर भी जो जनरल डायर ने किया, इतने सारे लोगों को मार दिया, उस चीज को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। चलिए, दिस वाज जलियांवाला बाग मासकेयर।
नाउ नेक्स्ट इज द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मतलब खिलाफ, अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट जाना. नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918, 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई, पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, टर्की वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग द विक्टोरियस पावर. टर्की जो एक कंट्री है, उसे जो भी पावर्स जीत गई थी, जो कंट्रीज जीत गई थी, उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया था. दिस डिसीजन वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी. ये डिसीजन इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको ये सही नहीं लगा. क्यों नहीं सही लगा? बिकॉज द सुल्तान ऑफ टर्की was the Khalifa, that is religious leader of Muslims all over the world. जो टर्की का जो सुल्तान था, उसे धार्मिक नेता समझा जाता था पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का. पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स थे, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते थे, वो सब टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे. मतलब कि अपना रिलीजियस, धार्मिक लीडर, नेता, अपना धार्मिक नेता मानते थे. एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट नॉन एज द खिलाफत मूवमेंट was launched in 1920 to restore the honor of खलीफा. उसके बाद 1920 में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ विच इज नॉन एज द खिलाफत मूवमेंट, जिसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं. और ये क्यों शुरू हुआ? खिलाफत मतलब अगेंस्ट जाना, कि टर्की के खलीफा के साथ जो किया गया वो बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुआ 1920 में, जिसे कि खिलाफत मूवमेंट कहते हैं. सॉरी, टू रिस्टोर द ऑनर ऑफ खलीफा. तो जो उनके मुस्लिम्स के खलीफा थे, जो टर्की के सुल्तान थे, उनके सम्मान को वापस लाने के लिए. महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड दिस मूवमेंट एज दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मुस्लिम्स. वैसे ये जो मूवमेंट था वो मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था, क्योंकि जो टर्की के सुल्तान थे, उन्हें मुस्लिम्स का खलीफा, रिलीजियस लीडर समझा जाता था. बट महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, बिकॉज दे नो कि जो भी हुआ वो गलत था. ऐसे किसी भी कंट्री को आपस में डिवाइड नहीं करना चाहिए. दिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन्ड एंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट. अब इसकी वजह से क्या हुआ? मूवमेंट तो मुस्लिम्स का था, क्योंकि जो गलत हुआ वो मुस्लिम्स के साथ हुआ था, उनके खलीफा को डिसऑनर किया गया था. बट बिकॉज कि महात्मा गांधी और आईएनसी ने इस मूवमेंट में मुस्लिम्स को सपोर्ट किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ था? बंगाल के पार्टीशन के बाद जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो गैप आ गया था, वो एक तरीके से काफी रिड्यूस हो गया. उनकी जो यूनिटी थी, उनकी जो एकता थी, वो मजबूत हुई. एंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और जो हमारा जो नेशनल स्ट्रगल था, अब हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे. सो दिस वाज द खिलाफत मूवमेंट. नाउ राइट नाउ वी हैव स्टडीड फ्रॉम 1915 टू 1920, 1915 से लेकर 1920 तक. सबसे पहले 1915 में गांधी जी भारत आए. उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्ट लिया. उन्होंने सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में फाउंड किया. उनके दो प्रिंसिपल थे, सत्याग्रह और अहिंसा, नॉन वायलेंस. उसके बाद सबसे पहले उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था चंपारण कैंपेन, जो उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में जो इंडिगो फार्मर्स थे उनके लिए शुरू किया था. उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 के अंडर जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, उसके अगेंस्ट एक मीटिंग हुई थी 13 अप्रैल 1919, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और बहुत सारे लोगों को
मार दिया, तो इस वजह से जलियांवाला बाग मास्केयर हुआ। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो टर्की को विक्टोरियस पावर्स ने, जीतने वाली कंट्रीज ने आपस में बांट लिया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स का जो खलीफा था उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। इसके अगेंस्ट 1920 में एक मूवमेंट शुरू किया गया, खिलाफत मूवमेंट। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट we will discuss in our next video. Till then, bye.